कैसे आप सब दोस्तों। तो कोशिका के पहले पार्ट में, पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, उसकी खोज किसने की थी। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले पार्ट को जा कर के देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे आज कोशिका को केंद्रक के आधार पर, किसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर बांटा गया है। तो दो तरह के कोशिका पाए जाते हैं। पहला, जिसमें केंद्रक सही ढंग से नहीं पाया जाता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में सुसंगठित क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं कोशिका द्रव में। और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होते हैं, जो झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है, और जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम जान चुके हैं पहले पार्ट में ही कि इसमें कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम, ये सब कोशिका अंगक इसमें नहीं पाए जाते हैं इन कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे इनके स्ट्रक्चर और इनके तुलना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एग्जाम्पल में जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल होते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ठीक। नीले हरे शैवाल को इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ये शैवाल यानी एल्गी, तो ये भी याद रखिएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया यानी जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में एग्जाम्पल जितने भी जीव हैं, इनके अलावा जितने भी जीव हैं वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका हैं, जैसे प्लांट, पादप, जंतु, मानव, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे सरलतम जीवाणु होते हैं, इनका संरचना अच्छे से हम लोग जान सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जीवाणु की संरचना देखेंगे। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव, यह एक कोशिकीय, केवल एक ही कोशिका इसमें पाई जाती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो इनकी संरचना अब आगे देखेंगे। तो ये रहा बैक्टीरिया का संरचना। तो बैक्टीरिया की संरचना में देख सकते हैं कि बीच में ही न्यूक्लियाइड जो होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो कोशिका द्रव में ही बिखरे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए। तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसलिए इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। जब हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, जिन शाखाओं में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, वह बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ये भी जान लीजिए। तो एक एक करके हम इसके स्ट्रक्चर में उसके कार्य और उसके नाम जानेंगे। तो सबसे बाहरी जो ऊपर बाल की तरह संरचना दिख रही है, उसे हम पिलाई कहते हैं, उसे हम पिलाई कहते हैं, ठीक। तो पिलाई जो होते हैं वो बाहरी में इसके चारों तरफ लगे रहते हैं, बाल की तरह संरचना होती है। इसका कार्य ये केवल है कि ये तरल पदार्थों में जब रहते हैं, ये तरल पदार्थ में जब बैक्टीरिया रहता है तो इसको ये क्या करते हैं, मूव करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे ये अगर जा रहा है, तैर रहा है अगर, तो अगर इधर वाला रुक गया, इधर वाला अगर काम कर रहा है, इधर ऐसे
कर रहा है तो क्या होगा, ये घूम जाएगा। तो इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो मूव करने के लिए और चलने में इसकी सहायता करती है बैक्टीरिया को पिलाई। ये याद रखिएगा, पिलाई क्या करती है, बैक्टीरिया को चलने की सहायता करती है, चलने में सहायता करती है। इसके बाद वाले लेयर जो ये दिख रहा है सबसे ऊपरी वाली लेयर, ये चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल। तो कैप्सूल का काम क्या होता है, कैप्सूल बनता कैसे, तो ये चिपचिपे पदार्थ से मिलकर बने होता है, जो एकदम चिपचिपा रहता है। ये चारों तरफ से इसके ऊपर लेयर की तरफ जम जाते हैं, बैक्टीरिया के चारों तरफ एकदम जम जाते हैं और ये धीरे धीरे टाइट हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो इन्हें हम कैप्सूल कहते हैं। और ये कैप्सूल इसको सुरक्षा प्रदान करती है, इस बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे अगर हमें कोई बीमारी हो गई है, अगर बैक्टीरिया हमारे आंत में चली गई है तो ये कैप्सूल एंजाइम को रोक लेगा, इसलिए ये पचेगा नहीं। तो कैप्सूल का काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद में जो ये लेयर है, ये जो दिख रहा है, उसे हम सेल वाल कहते हैं, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का कार्य भी इसको बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये निर्जीव होते हैं, कोशिका भित्ति निर्जीव होते हैं, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा कि सेल वाल जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, ठीक। उसके आगे वाली जो लेयर दिख रही है, ये जो कोशिका भित्ति के अंदर वाली लेयर है, ये से कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम यानी आधे जो ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ और कुछ ऐसे गैसें इसके अंदर जा भी सकते हैं और बाहर आ भी सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ जो छोटे पदार्थ होते हैं या कुछ गैसें अंदर जा भी सकते हैं और बाहर आ सकते हैं परासरण और विसरण विधि से। तो ये हम जब कोशिका झिल्ली के एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ केवल हमें स्ट्रक्चर जानना है कि क्या होता है। तो ऊपर वाले भाग को जो हेयर डायग्राम होता है उसे पिलाई कहते हैं, उसके ऊपर वाले चिपचिपा पदार्थ को हम कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद में सेल वाल होता है, इसका कार्य सुरक्षा करना होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका काम क्या होता है कि सिर्फ कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है। और ये जो बीच में कोशिका द्रव भरा हुआ है, इसको बाहर के पर्यावरण से अलग करता है, यहाँ का पर्यावरण और यहाँ का पर्यावरण से अलग करता है। तो इसका काम इतना ही है, ठीक। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो जाता है, जैसे ये अगर इस तरह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर फोल्ड इस तरह हो गया, तो इसको हम मीजोसोम कहेंगे, इसको हम मीजोसोम कहेंगे, मीजोसोम, ठीक। तो मीजोसोम क्या काम करता है, तो ये श्वसन में कार्य करता है। श्वसन, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सांस भी लेगा तो सांस के लिए मीजोसोम कार्य करता है, श्वसन में ये सहायता करता है, ठीक। इसके बाद में जो ये फ्लेजला होता है, इसे कहते हैं कशाभिका, कशाभिका, फ्लेजला, फ्लेजिला। तो ये फ्लेजला भी पिलाई की तरह बैक्टीरिया को चलने में सहायता प्रदान करता है। तो अधिकतर फ्लेजला और पिलाई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये बहुत कम पाए जाते हैं, अधिकतर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो बीच में कोशिका द्रव में ये बिखरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, जिसे कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ये बिखरा पड़ा रहता है डीएनए के रूप में, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्र काय कहते हैं इसे। तो केंद्र काय ये आनुवंशिक पदार्थ है बैक्टीरिया का, जो कोशिका द्रव में, ये साइटोप्लाज्म से कहते हैं, कोशिका द्रव, इसे कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव में बिखरे पड़े रहते हैं इसी तरह, ठीक। तो उसे हम केंद्रकाय कहते हैं, न्यूक्लियाइड। जो केंद्रक से यानी केंद्रक कलर से नहीं घिरा रहता है उसे हम न्यूक्लियाइड यानी केंद्रकाय कहेंगे। और ये एक और डीएनए की तरह होता है तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं,
प्लाज्मिड कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ के रूप में रहेगा। तो इतना आप समझ गए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो बाहरी लेयर में पिलाई यानी बाल की तरह संरचना होती है, वो पिलाई, उसे पिलाई कहते हैं। वो क्या करती है, गति करने में यानी मूव करने में, इधर उधर घूमने में सहायता करती है। कैप्सूल, ये चारों तरफ से चिपचिपे पदार्थ के रूप में जब लग जाती है तो ये बाद में धीरे धीरे टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है, और ये सुरक्षा प्रदान करती है। सेल वॉल निर्जीव होती है, सेल वॉल जो होती है वो निर्जीव होती है, कोशिका भित्ति यानी निर्जीव होती है, और ये भी बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद में कोशिका भित्ति के अंदर वाले भाग को, अंदर वाले परत को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है कि ये कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है विसरण और परासरण विधि द्वारा। ठीक, उसके बाद मीजोसोम, ये फोल्ड अगर हो गया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ, तो उसे हम मीजोसोम कहेंगे। इसका कार्य होता है कि बैक्टीरिया को श्वसन में सहायता करता है। फिर उसके जो कोशिका द्रव पाया जाता है, इस कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड पाया जाता है, या तो कुछ मात्रा में राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में राइबोसोम भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ मान लो राइबोसोम है तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो राइबोसोम भी कभी कभी पाए जाते हैं। सभी बैक्टीरिया में थोड़े थोड़े रूप में थोड़े राइबोसोम भी उसमें पाए जाते हैं। केंद्र क्या है, ये एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। ठीक, उसके बाद में कशाभिका, ये भी चलने में सहायता करती है, बैक्टीरिया को चलने में सहायता करती है। फिर होता है प्लाज्मिड भी डीएनए की तरह ही संरचना होती है। और साइटोप्लाज्म, इसमें ये तरल पदार्थ होते हैं, इसमें सब क्या कहते हैं, इसमें केंद्रकाय और प्लाज्मिड और राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इतना आप जान गए होंगे। अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ चुके हैं, तो अब यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका, यू मतलब होता है अच्छा और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक। तो जिसमें अच्छा केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है आनुवंशिक पदार्थ, उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका कोशिका भित्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर हम इन्हें दो प्रकार के बांट सकते हैं। पहला पादप कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो बाहरी लेयर होती है कोशिका भित्ति वो पाई जाएगी, उन कोशिका को हम पादप कोशिका कहेंगे, यानी कोशिका भित्ति जिनमें मौजूद होगी उन्हें हम पादप कोशिका कहेंगे, और जिनमें मौजूद नहीं रहेगी उनको हम जंतु कोशिका कहेंगे। तो दो प्रकार के होते हैं कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के, एक पादप कोशिका एक जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल वॉल जो बाहरी लेयर है, ये सबसे बाहरी लेयर ये वाली, वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में बाहरी लेयर नहीं पाई जाती है। ये निर्जीव होती है। हम बैक्टीरिया में भी बता चुके हैं कि ये निर्जीव होती है। ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, किसको, पादप कोशिका को। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरी चीज, इसमें पादप कोशिका में प्लास्टिड पाई जाती है। प्लास्टिड एक मरड़क होता है, इसमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट ये सब पाए जाते हैं इसमें। तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या क्रोमोप्लास्ट ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड भी इसमें जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो एक एक करके हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। इसमें संरचना क्या क्या होती है, जंतु कोशिका की संरचना क्या होती है और पादप कोशिका की संरचना क्या होती है। तो पहला है गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय ये इस तरह की संरचना होती है जो क्या करती है, एक काम इसका रहता है कि ये पैकिंग करती है। ये क्या काम करती है, पैकिंग करती है। किसी भी खाद्य पदार्थ जो होता है जो इसमें आ जाता है कोशिका भित्ति से, कोशिका झिल्ली से, वो ये पैक करती है। ठीक, तो अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अभी केवल हम इसके संरचना कैसे होती है, क्या 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 पाया जाता है इसमें, ये चीज जानेंगे। इसके बाद में हम एक एक करके जो जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका द्रव के अंदर जितने भी कोशिकांग, ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर ये कोशिका द्रव है। ठीक, तो एक बात याद रखिए कि कोशिका द्रव में इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म।
इसको हम कहते हैं जीवद्रव, जिसमें कोशिका द्रव, ये जब केंद्रक के बाहर वाले जितने भी तरल पदार्थ भरे पड़े हैं, इसको हम जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। साथ में क्योंकि ये न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस साथ में है, इसलिए इसको हम जीवद्रव कहेंगे। ठीक, अगर हम इसको कोशिका द्रव में जो न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रक द्रव है उसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, यानी कोशिका द्रव कहेंगे, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव सिर्फ न्यूक्लियस के जो बाहर वाली तरल पदार्थ होते हैं उसे हम सब कोशिका द्रव कहते हैं, जबकि जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिलकर उसमें रहते हैं, यानी केंद्रक भी उपस्थित रहता है, तो उसे हम जीव द्रव कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव पूछ लेता है, कोशिका द्रव पूछ लेता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीव द्रव जिसमें केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों रहते हैं तो उसे हम जीव द्रव कहते हैं, जबकि कोशिका द्रव उसे कहते हैं केवल जो केंद्रक द्रव से अलग रहता है। ठीक, तो एक एक करके जानते हैं। गाल्जी का इस तरह संरचना होता है, ठीक, दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम इस तरह संरचना होता है, ये पाचन का काम करता है, ये इस तरह पाया जाता है। ठीक, उसके बाद में केंद्रक, तो केंद्रक से ये क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक जिसे कहते हैं बीच में उपस्थित रहता है, तो इसमें क्या होता है कि केंद्रक कला से ये घिरा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है। ठीक, और उसके अंदर जो पाया जाता है वो केंद्रिका पाई जाती है, जहां पर केंद्रिका यानी जहां पर क्या बनता है, क्रोमेटिन, क्रोमोजोम का जहां पर निर्माण होता है, इसलिए इसको फैक्ट्री कहते हैं, क्रोमोजोमल फैक्ट्री कहते हैं। तो यहां पर केंद्रक के अंदर केंद्रिका न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक, उसके बाद में केंद्रक के अंदर ही क्रोमेटिन पाया जाता है, ये इस तरह से धागे की तरह संरचना होती है क्रोमेटिन, ये ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, उसके बाद में कोशिका द्रव में देखिए, ये अब केंद्रक द्रव में हम जान चुके हैं कि क्या क्या होता है। तो कोशिका द्रव में क्या होता है, तो ये होता है अंतःद्रवी जाल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पे सटा रहता है तो ये क्या काम करता है, जब इस पे कोशिका द्रव में ये जो राइबोसोम है ये उस पर आकर बैठ गया, अगर किस पर, अंतःद्रवी जालिका पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जबकि अगर वैसे ही है, इस पे अगर नहीं बैठा है राइबोसोम, तो उसे हम अंतःद्रवी जालिका यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका कहेंगे। ठीक, तो अंतःद्रवी जालिका वसा प्रोटीन का निर्माण करती है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, वसा का निर्माण अंतःद्रवी जालिका करती है। ठीक, उसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह होती है, अंदर की तरफ धंसी, अंगुली की तरफ धंसी रहती है। ये इसकी संरचना जो अंदर वाली लेयर होती है, अंदर वाली परत, वो अंगुली की तरफ धंसी रहती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो अभी समझ लीजिए बस इतना कि क्या कार्य क्या कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। बाद में एक एक करके जब जानेंगे तो पूरा जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये पावर हाउस कहलाता है, ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि यही पूरा एनर्जी बनाता है और सबको एनर्जी देता है। ठीक, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इसमें बनती है, यानी ऊर्जा का निर्माण यही होता है, तो इसको हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम ये रहता है यूकैरियोटिक कोशिका में, हम बता चुके हैं कि 80 S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट में 70 S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद प्लास्टिड केवल और केवल इसी में पाया जाता है, प्लांट कोशिका में, और कोशिका भित्ति भी प्लांट कोशिका में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद आता है तारक का सेंट्रोसोम, ये इसमें पाया जाता है जंतु कोशिका में, जो क्या करती है, सेल डिवीजन में भाग लेती है। साथ में राजधानी इसमें बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है। तो इतना आप बस जान लीजिए। इसके बाद में क्या करेंगे, एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे बाहरी लेयर कोशिका भित्ति, उसके अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ हम लिखे नहीं है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये वाली, ठीक, इसके कोशिका भित्ति के अंदर वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है। ठीक, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति, तो सबसे पहले कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है और ये क्या होती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है पादप कोशिका को। तो सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली को यानी सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद में जो इसके अंदर वाले पार्ट हैं, जो भी ये भाग हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं कोशिका का,
उसके यानी कोशिकांग, कोशिका के अंग जो हैं, कोशिका के जो घटक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी हैं जैसे गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, केंद्रक या केंद्रक कला, केंद्रिका या क्रोमेटिन या माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम या राइबोसोम या प्लास्टिड जो भी हैं एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी इतना आप जान लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चित्र का। तो अब देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल वॉल, कोशिका अगर एक है तो कोशिका के ऊपरी ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, ठीक। कोशिका झिल्ली के ऊपरी वाली भाग को चारों तरफ से घेर कर रखती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, ठीक। तो इतना याद रखिए। ये क्या होती है? निर्जीव होती है, ये निर्जीव होती है, ठीक। ये केवल इसका कार्य जो होता है ये क्या करती है, उसकी आकृति, कोशिका की आकृति, जो आकृति होती है वो हमेशा बनी रहे, इधर उधर मुड़ ना जाए। जैसे अगर पेड़ है तो वो क्या हो जाएगा, अगर ये हमेशा इधर उधर लचके तो लचक जाएगा, ये इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा ना। तो इसलिए इसकी आकृति को क्या करती है, मजबूत बनाती है, यानी दृढ़ता प्रदान करती है। ये दृढ़ता प्रदान करती है कोशिका को, यानी पेड़ को आकृति और दृढ़ता ये प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। तो इतना काम इसका रहता है। और इसके में क्या होता है, इस कोशिका भित्ति में पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक। जिससे ये अगर दूसरे कोशिका से जुड़ेगा, अगर इस तरह से अगर है दूसरे कोशिका से जुड़ेगा तो यहाँ पर अगर छिद्र है तो इधर का जो पदार्थ है उधर और उधर का पदार्थ इधर, है ना। इस तरह से क्या होता है कि आदान प्रदान होता रहता है। तो खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं ये एक दूसरे में आदान प्रदान करते रहते हैं, तो इसमें छिद्र पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इतना ही काम इसका है कोशिका भित्ति का, और ज़्यादा नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो सेल होता है उसके बाहरी वाले परत को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहरी परत होता है, सब क्या होते हैं, इसके अंदर कोशिका के अंदर जितने भी घटक होते हैं वो पर्यावरण से अलग होते हैं। तो ये क्या करती है, सबको अलग करती है, पर्यावरण से अलग करती है कोशिका के घटकों को, ठीक। ये होती है अर्धपारगम, ये होती है कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम, अर्धपारगम यानी सेमी परमेबल, सेमी परमेबल अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम क्या होता है, तो इसमें से ये समझ लिए कि कुछ पदार्थ, सभी पदार्थ नहीं जा सकते, छोटे से छोटा पदार्थ या कुछ गैसें इस परमेबल मेम्ब्रेन से, इस अर्धपारगम परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होती है कि कुछ इधर हो जाती हैं कुछ उधर, यानी कुछ पदार्थों को ये आने जाने देती है। हम पहले बता चुके हैं विसरण और परासरण विधि के द्वारा ये पदार्थ आते और जाते हैं इस कोशिका में। तो कोशिका में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हमारे कोशिका में जैसे हमारे सेल में है तो ये इधर से आएगा या इधर से जाएगा, जैसे उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा और जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं वो अंदर आएंगे। तो ये सेमी परमेबल होती है, इसलिए यहाँ से चले आते हैं। तो विसरण क्या होता है, तो विसरण वो उसे कहते हैं जब गैस, अगर कोशिका है तो कोशिका के बाहर, ये मान लो इधर साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है, इधर अगर कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य इधर है, उसके बाद में ये पर्यावरण यानी बाहर का है, तो बाहर से अगर इधर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अगर पदार्थों की ज़्यादा होगी तो ये अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि जिधर सांद्रता कम होती है उधर ज़्यादा से कम की तरफ आता है, ठीक। तो इधर से इधर की तरफ आएगा। जब पदार्थ होंगे, छोटे छोटे अणु होते हैं, तो वो जब अंदर आएंगे तो उसे हम परासरण कहते हैं, ठीक। तो परासरण, जब पदार्थ छोटे छोटे अणु के रूप में जब अंदर आते हैं तो उसे हम परासरण कहते हैं, या बाहर जाते हैं तो उसे हम परासरण कहते हैं। विसरण उसे कहते हैं जब गैस, जैसे ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो सभी कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, गैस जब बाहर ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन तो अंदर आने की कोशिश करेगा तो अंदर आएगा, ठीक। सांद्रता की तरफ से, इसमें सांद्रता ज़्यादा है, इधर सांद्रता कम है, तो सांद्रता इधर ज़्यादा हो जाएगा तो इधर चला आएगा, ठीक। तो इसको हम विसरण कहेंगे, यानी गैसों का आदान प्रदान को हम विसरण कहते हैं, और जो तरल पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान को हम परासरण कहते हैं, ठीक। तो इतना समझ गए होंगे। तो अर्धपारगम झिल्ली होती है जिससे गैस और
तरल पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ठीक, अर्धपारगम झिल्ली का सबसे पहले जो एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये इन्होंने जब इसको बताया तो ये दो वैज्ञानिक थे, सिंगर और नाइकलसन। सिंगर और नाइकलसन ने बताया 1972 में कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम होती है, जिससे कुछ पदार्थ और गैस इससे आते जाते रहते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि किसने बताया था। तो सिंगर और नाइकलसन ने, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया 1972 में कि अर्धपारगम झिल्ली होती है। उन्होंने ये प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि ये किससे बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक, तो जब हमें डॉक्टर कहते हैं ना कि जब कोई अगर कट गए हैं या कहीं घाव हो गया है तो हमें क्या कहते हैं, प्रोटीन खाओ, लिपिड खाओ और वसा खाओ और कार्बोहाइड्रेट खाओ, तभी हम ठीक होंगे। तो ये क्या करते हैं, बनाते हैं इसको। ठीक, तो प्रोटीन इसमें धंसी रहती है, जैसे टनल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। ये किसमें धंसी रहती है, फास्फोलिपिड में। तो दो लेयर होता है, इस तरह होता है, मान लो ये गेंद की तरह होता है ऊपर की तरफ, और ये अंदर की तरफ लटके रहते हैं धागे की नुमा। तो जब गेंद की तरह होते हैं, जब हम इस पे भार डालेंगे तो ये नीचे की तरफ होंगे। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ये जब हम दबाते हैं ना तो ये आराम से दब जाते हैं ना, तो ये दब जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये दबते रहते हैं। इसमें चित्र देख लीजिए, ये फास्फोलिपिड का बना होता है, दो लेयर इसके होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन धसे होते हैं। जो पूरा धसे रहते हैं उसे हम टनल प्रोटीन कहते हैं, और जो आधे धसे होते हैं अंदर से या बाहर से तो उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, और ऊपर जो लगे होते हैं उन्हें हम परिधीय प्रोटीन कहते हैं। ठीक, और इससे अगर इसके ऊपर अगर चाहे लिपिड से चाहे प्रोटीन से अगर जुड़े रहते हैं तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लिपिड, उसके बाद में प्रोटीन और सबसे कम में कार्बोहाइड्रेट। तो ये देख लीजिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक, तो ये याद रखिएगा, तरल मोज़ेक मॉडल किन्होंने प्रस्तुत किया, सिंगर और नाइकलसन ने 1972 में, कि ये इसलिए इस तरह होते हैं। इसलिए इसमें से क्या होगा कि यहाँ से जब धंस जाएंगे दोनों तरफ तो दोनों तरफ खाली हो जाएगा ना, बीच में खाली हो गया तो लाइन बन जाए, वो छिद्र बन जाएगा, और छिद्र से जो पदार्थ होते हैं या गैस होते हैं वो आ जा सकते हैं। तो इस तरह से जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका या शरीर से बाहर से ये आदान प्रदान होते रहते हैं। ठीक, जिस तरह से हमारे शरीर से पसीने निकलते हैं तो उत्सर्जी पदार्थ ही ये कुछ हैं, वो पसीने बाहर हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि इसी कोशिका झिल्ली से ही बाहर होते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में हम कोशिकांग के बारे में जानेंगे, जितने भी कोशिकांग है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।